Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. So here I welcome all the students of the class 11. As you all know that we are dealing on the laws of the motion और हम लोग अपने laws of motion के part 2 means friction को deal कर रहे हैं. But before starting this lecture, let me inform you, the students जिन लोगों को नहीं पता चला है, that CBSE has eliminated some of the syllabus for 2020 and 21 batch. तो इस ईयर पैंडेमिक ईयर में 2020 और 2021 के बैचेस के लिए ये चीज एलिमिनेट हुई है. फ्यूचर के लिए इट इज बीन नॉट बीन श्योर, वो आगे इंस्ट्रक्शन पता चलेगा. सो द डिलीटेड पार्ट कि कौन कौन सा कंटेंट डिलीट हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, और अदरवाइज आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में भी इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसके लिए लिंक और आपको वो फाइल फॉर्मेट दे सकता हूँ. नाउ एवरी चैप्टर से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एलिमिनेट किया है. कोई पूरा एक चैप्टर या दो चैप्टर एलिमिनेट नहीं हुए हैं, कुछ एलिमिनेशन स्मॉल पार्ट्स हैं. ना रिसेंटली अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो हमने टॉपिक पहले किए हैं उनमें से क्या क्या हुआ है, अब तक क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं. फर्स्ट, फिजिकल वर्ल्ड के बेसिक्स हटा दिए उन लोगों ने. तो वो जो हमारा पहला चैप्टर था जिसको हमने बहुत क्विकली किया था, थ्योरेटिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स, तो वो लगभग आपसे हटा दिया गया. वो फिजिकल वर्ल्ड था, इंट्रोडक्शन था, फिजिक्स क्या है कैसे. सेकेंड वन, द सेकेंड इज यूनिट एंड डायमेंशन. तो उसमें से कुछ भी चीज एलिमिनेटेड नहीं है. प्लीज लेट मी क्लियर, यूनिट एंड डायमेंशन जिसमें हम लोगों ने वेरियस डायमेंशन को सीखा, डायमेंशन के एप्लीकेशंस किए, एरर्स सब कुछ किया, तो उसमें से कुछ भी एलिमिनेटेड नहीं है यूनिट्स और मेजरमेंट से. नेक्स्ट इज मोशन इन 1D. तो मोशन इन 1D बाकी सारा काम एज इट इज है, डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल्स है, बाय यूजिंग द कैलकुलस. ओके, मैथमेटिकल टूल काम करता रहेगा, उसमें कोई चीज खत्म नहीं हुई है. ओके, हमारे जो डेरिवेशंस थे बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड, वो चीजें एलिमिनेट नहीं हुई हैं, वो एज इट इज हैं. जो ओनली थिंग मोशन इन 1D से एलिमिनेट हुआ है वो है ग्राफ. तो जो हमारे ग्राफ थे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ थे और इनके जो न्यूमेरिकल्स थे ये आपके एलिमिनेटेड हो गए. तो ग्रेविटी के न्यूमेरिकल रहेंगे, मोशन इन 1D के न्यूमेरिकल, बट वो जो ग्राफिकल प्रॉब्लम थी ना, एसटी ग्राफ, वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो टॉपिक आपसे हटा दिया. बट हम लोगों ने उसे पढ़ भी लिया है, तो आई थिंक नॉलेज अगर है तो कोई बेनिफिट मतलब नुकसान तो देगा नहीं, फ्यूचर में काम ही आएगा, बट वो आपके सिलेबस से ऑफिशियली हट गया. नाउ थर्ड इज वेक्टर यानी मोशन इन प्लेन. उसमें से कुछ नहीं हटा, क्योंकि अगर उसमें से कुछ हट जाता है तो फिर बहुत सारी चीजें गायब होती हैं फ्यूचर की. तो वेक्टर चैप्टर एज इट इज है, वेक्टर का इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्टाइल, सब कुछ एज इट इज है. नाउ नेक्स्ट कम इज लॉज ऑफ मोशन. अब इस लॉज ऑफ मोशन ने बहुत सारी चीजें एलिमिनेट की हैं, और स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो जो बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हुई हैं वो हमारी पार्ट 1 से एलिमिनेट हुई है, पार्ट 2 से नहीं. लॉज ऑफ मोशन के मैंने आपके सामने दो पार्ट रखे थे, तो पार्ट 2 तो फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन तो एज इट इज है, यानी जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो हम पढ़ते आए हैं, उसमें से कोई चीज गायब नहीं मिली. बट पुरानी यानी पार्ट 1 में से कुछ चीजें एलिमिनेट की. अब क्या की है वो देख सोचने वाली बात है. क्या एलिमिनेट किया है उन्होंने? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हटा दिया, उन्होंने न्यूटन के लॉज हटा दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, डेफिनेशन न्यूटन थर्ड लॉ. उन्होंने इंपल्स का कॉन्सेप्ट हटा दिया, उन्होंने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट हटा दिया. तो बात ये की गई कि लॉज ऑफ मोशन में जो चीज एलिमिनेट हुई है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट. तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इन चीजों को एलिमिनेट करें. सो ऑफिशियली डायरेक्टली एग्जाम के अंदर इन फ्यूचर आपसे कभी भी डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ या न्यूटन फर्स्ट लॉ, स्टेट इनर्शिया, ऐसा नहीं पूछ सकते. बट लेट मी क्लियर यू, अगर आप न्यूटन के थर्ड लॉ को नहीं जानते, अगर आप ये सोचो चलो हमने पढ़ लिया थर्ड लॉ, अब एक काम करते हैं थर्ड लॉ के बारे में बात ही नहीं करते, नोट्स ही नहीं बनाते, समझते ही नहीं है या कुछ और भी. थर्ड लॉ को तो ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं जैसे है ही नहीं. अब अगर आप थर्ड लॉ को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दोगे तो जो आप मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज में जो टेंशन का कॉन्सेप्ट कर रहे हो कि फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को अगर टी टेंशन से लेती है तो सेकंड बॉडी फर्स्ट को भी टी टेंशन, फिर वो कैसे समझ में आएगा? और ये चीज आगे भी चलती जाएगी बेटा.
हाँ, इम्पल्स एक ऐसा टॉपिक है जो अपने लेवल पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट था और उसका आगे कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आप एक मोमेंट के लिए सोचते कि इम्पल्स को परमानेंटली गायब कर देते हैं तो उससे चलो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट मोमेंटम ऐसा टॉपिक नहीं है। क्योंकि अगर आपने मोमेंटम ही पढ़ना भूल गए, मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं जानते, मोमेंटम का डायमेंशन आपने एलिमिनेट कर दिया मोमेंटम को, तो आगे जाके जब हम काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम वर्ड तो आपके साथ चलता रहेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया भी चलता रहेगा। यानी मैं ये बात करूं लॉज ऑफ मोशन में से जो चीज हटाई वो कोई ऐसा इंडिपेंडेंट और बड़ा टॉपिक नहीं है जिसको लेके हम ये बोले ओह यस वी आर रिलैक्स्ड। अगर मैं आपसे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सो कॉल्ड डिलीटेड जो शीट हमें टॉपिक्स मिले कि डिलीटेड टॉपिक्स है, तो लॉज ऑफ मोशन में सो कॉल्ड कोई भी डिलीटेड टॉपिक नहीं है। अगर आप उन चीजों को डिलीट कर देते तो आप फिजिक्स के बेस को खत्म कर रहे हो, और अगर वो खत्म हो गया तो आपको आगे के टॉपिक ही नहीं समझ में आएंगे। सीधी सी बात है अगर मैं आपको बोलूं तो डायरेक्टली स्ट्रेटली। तो ये बात तो मैं कहूंगा कि जो चीजें एलिमिनेट हुई है डेफिनेशन से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लीज उन्हें गायब नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा वर्क एनर्जी पावर, उसमें से भी कोई चीज गायब नहीं हुई है, वो एज इट इज है। यानी उस लिस्ट के अंदर वर्क एनर्जी पावर का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो जो लिस्ट है वो केवल डिलीटेड चैप्टर्स की है, सॉरी डिलीटेड टॉपिक्स की है इन चैप्टर्स। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सो नाउ विद दैट पॉइंट पार्ट 2 फ्रिक्शन, हमने फ्रिक्शन को पढ़ लिया, फ्रिक्शन के दोनों टाइप्स लिमिटिंग और काइनेटिक, हमने उसके लॉज भी पढ़ लिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और हम लोगों ने एंगल ऑफ रिपोज भी निकाला, रिलेशन और न्यूमेरिकल्स। आज मैं आपके साथ मोस्टली जो काम करने वाला हूं क्विकली करूंगा, थोड़ा सा क्विक चलेगा, थोड़ा सा स्पीड में रहेगा, नॉट दैट हाई में स्पीड, थोड़ा सा। और आज का मोस्टली काम डेरिवेशन और थ्योरेटिकल होगा। एंड व्हाट इज टुडेज टॉपिक इज, आपका आज का टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अगेंस्ट आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट जो आज हमें करना है। सो यू ऑल नो दैट व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बट हमें वर्क डन किसका निकालना है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट। यानी हमें फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप एक सरफेस पे मूव कर रहे हैं जहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी मूव की है, तो यहाँ पे लिमिटिंग तो आएगा नहीं, पहली बात तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब अगर आप मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 2 न्यूटन का अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो डेफिनेटली उतना एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी खर्च है वो आपको अलग से करना पड़ेगा। आपको उस फ्रिक्शन के लिए वर्क डन अलग से करना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू जो आपकी गाड़ी को, आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड। तो आज हम लोग फ्रिक्शन के लिए वर्क डन पढ़ने वाले हैं, और अगर फ्रिक्शन के लिए वर्क डन है तो यहाँ पे फोर्स कौन सा रहेगा, फ्रिक्शन का, और वो भी कौन सा, काइनेटिक वाला, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। बट वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ डिफरेंट केसेस, हम अलग अलग केसेस में वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं। एंड आवर फर्स्ट केस इज, केस नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो वर्क डन against the friction over the horizontal surface. So let's start. Let's suppose we have a horizontal surface and we have a body of mass m. हमारे पास बॉडी है जिसका मास क्या है, m. Now the weight will act in a vertical downward. weight कहाँ लगेगा, vertical downward. ऊपर क्या लगेगा, normal reaction means the reaction force which always act normal to the surface. ये surface पे हमेशा 90 डिग्री पे लगता है। अगर surface horizontally है तो बिल्कुल ऊपर होगा, और अगर surface inclined हुआ तो उसके 90 डिग्री पे जाना चाहिए। तो किसके 90 डिग्री, surface के 90 डिग्री, यानी surface लगाएगा 90 डिग्री के ऊपर, ये याद रखिए। Now let's suppose we are applying the force F on the body. हम बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, F, बट हम बॉडी पे केवल उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जिससे हम लोग केवल फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। किसको ओवरकम कर सके, फ्रिक्शन। यानी अगर आपका फ्रिक्शन 2 न्यूटन है तो आप भी फोर्स 2 न्यूटन लगा रहे हो, केवल इसको ओवरकम करना है, आपको इसको ओवरकम करना है। और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स
तो हमारा फ्रिक्शन ओवरकम और बॉडी मोशन में ही था, तो डेफिनेटली बॉडी मोशन में ही रहेगा। नाउ द बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड टू अ न्यू पोजीशन। अब हमारा बॉडी एक नए पोजीशन पे डिस्प्लेस हो गया है एंड विद दैट न्यू पोजीशन बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट s। तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? s, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स जो फ्रिक्शन को टोटली ओवरकम कर रहा है। ना ये फोर्स फ्रिक्शन से कम है, ना ये फोर्स फ्रिक्शन से ज्यादा है। अगर ये फोर्स फ्रिक्शन से कम हुआ तो डेफिनेटली अगर बॉडी की वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, आप रिटार्ड होते जाओगे, रुक जाओगे। सेकेंडली, अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो आपका मान लीजिए ये 5 न्यूटन है, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन था, तो 3 न्यूटन जो एक्स्ट्रा है वो आपको एक्सेलरेट करके लेके चला जाएगा। और अगर आप एक्सेलरेट हुए तो आप एक्सेलरेटेड मोशन में गए। अब फिर उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर वो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम अगर फोर्स लगा भी रहे हैं तो हम लोग इतना लगा रहे हैं कि वो जस्ट ओनली फ्रिक्शन को ओवरकम करे, तो ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करता रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो चलो लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या है? लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m over a horizontal surface with coefficient of kinetic friction how much? mu k। ओके, इस आपके एक बॉडी है जिसका मास m है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो डेफिनेटली सो दस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? Fk। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Fk? इट इज mu k इनटू नॉर्मल रिएक्शन। और सिंस यहां पे नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? W को, विच इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ गया? mu k mg। हर बार ये नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा r की वैल्यू क्या है, बट यहां पे r mg के बराबर है। तो मिल गया काइनेटिक फ्रिक्शन। सो thus वर्क डन अगेंस्ट काइनेटिक फ्रिक्शन, अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वैसे तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमने फोर्स लगाया, जो हमने किया, बट हम एग्जैक्टली यहाँ पे उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना काइनेटिक, क्योंकि हमें जस्ट ओनली काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना है, बस केवल उतना ही, ना उससे ज्यादा ना कम। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Fk इनटू डिस्प्लेसमेंट। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? mu k mg। तो वर्क डन ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस mgs। This is our first derivation of the work done against the friction. I think it has been simple और ऐसे ही होने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था आज थोड़ा सा क्विक रखेंगे, क्योंकि आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नया लॉजिक नहीं है कि हम नया कॉन्सेप्ट, नया लॉजिक सीखें। हाँ, वर्क डन निकालना सीखेंगे, बट हमारे वही पुरानी चीजें, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, आर वेट को बैलेंस करेगा वर्क डन, हम फॉर्मूले जानते हैं, बस आज उन्हें कंबाइन करके नए नए तरीके से सीखना है। So this is your first case, work done over the horizontal surface against the friction। अगर आपका बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलता है जिसका काइनेटिक फ्रिक्शन mu k है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बट ये वर्क डन केवल फ्रिक्शन के अगेंस्ट है, ओके, कि फ्रिक्शन के अगेंस्ट अगर हमें s डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा तो उस फ्रिक्शन की वजह से हमें कितना वर्क डन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये वो वर्क डन है जो आप एक्स्ट्रा करोगे फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। Got that point? So this was your first case. Now we are going to jump on to the case number 2। तो हम लोग अब केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो केस 1 लिख देता हूं, हॉरिजॉन्टल सरफेस HS। केस 2, it is your inclined surface। Okay, so the surface is going to be inclined। अब let's suppose we have a horizontal surface and over this horizontal surface हमारे पास एक बॉडी है with the mass m। तो we have a body with the mass m, तो डेफिनेटली उसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे। So let us assume, जैसा हम लोग लेते हैं, let's suppose the inclined surface is at angle theta with the horizontal surface।
तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है HS, और ये हमारा कौन सा सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है। तो हमारा जो इंक्लाइंड सरफेस है वो हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ओके, एक रैंडम एंगल थीटा है, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन मत लेना यहाँ पे, या एंगल ऑफ रिपोज मत समझना, बिकॉज एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज इट इज दैट एंगल between the inclined surface and the horizontal surface when the body just about to move। ये वो एंगल है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव कर रहा है। यहाँ पे बॉडी मूव कर रहा है, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। बट अब सिंस बॉडी यहाँ पे है तो बॉडी दो तरीके से मूव कर सकती है यहाँ पे इंक्लाइन में, एक तो इंक्लाइन नीचे आ सकती है और एक इंक्लाइन ऊपर जा सकती है। तो इसका भी हम लोग एक सब केस बनाएंगे, सेकंड का भी फर्स्ट केस, और इसे फर्स्टली कौन से मोशन में ले लेते हैं, चलो पहले अपवर्ड पढ़ लेते हैं फिर डाउनवर्ड पढ़ लेंगे। तो अपवर्ड मोशन, इंक्लाइंड पे ऊपर जाने के लिए कितना मोशन करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आ जाते हैं यहाँ पे। सो कंसीडरेशन क्या है, लेट अस कंसीडर अगेन अ बॉडी ऑफ मास m over an inclined surface, over an inclined surface, please, okay, inclined surface at angle theta। So what is the angle of inclination, theta with horizontal surface, horizontal के साथ आप theta एंगल पे, तो डेफिनेटली वेट नीचे लगेगा। चलिए, नॉर्मल रिएक्शन वुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा क्योंकि इंक्लाइन पे मूव कर रहा है। तो चलिए इस वेट के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो ये एंगल भी थीटा, ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा जाएगा। तो वेट के कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे mg cos थीटा और यहाँ पे mg sin थीटा। ओके, नाउ चलिए हमें बॉडी को कहां मूव करना है, वी हैव टू मूव द बॉडी F। सो F फोर्स से हम बॉडी को ऊपर लगा रहे हैं। सो लेट F is the force acting upward to just overcome the friction। फिर से मैं इस बात पे आप लोगों को प्रेशराइज और इस बात पे आप लोगों को दबाव भी डाल रहा हूं कि ये जो फोर्स है बेटा, द फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग, इसका काम केवल फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। फिर वही, अगर फ्रिक्शन 2 न्यूटन है तो आप भी 2 न्यूटन ही लगाइए, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लगाया तो वो जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा फोर्स है वो बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, और हम यहाँ पे बॉडी को अभी एक्सेलरेट नहीं करना चाहते, हम बस उसे केवल मूव करना चाहते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इस बात को याद रखिए, लास्ट केस में भी वेलोसिटी कांस्टेंट थी और यहाँ पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे v कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स केवल फ्रिक्शन को खत्म कर रहा है, और इस बार फ्रिक्शन कहां लगेगा, इस बार फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। पीछे मतलब ये तो आप जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो हम बॉडी को अगर ऊपर लेके जा रहे थे तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो इसका काम केवल फ्रिक्शन को खत्म करना है, एक्स्ट्रा नहीं। तो कोई ये ना सोचे सर फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, बेटा बिल्कुल लगा रहे हैं फोर्स, बट इस फोर्स का काम केवल फ्रिक्शन को खत्म करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि हमें फ्रिक्शन के लिए कितना काम करना पड़ेगा वो देखना है। तो फ्रिक्शन के लिए जितना काम करना है तो फोर्स उतना ही लगाओ जो फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। गॉट दैट पॉइंट? प्लीज इस बात को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 चलेगा। तो लेट्स सपोज हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, और बॉडी पे फोर्स लगाने के बाद अब आपका बॉडी ऑब्वियसली बात है स्लाइड करेगा, और स्लाइड करने के बाद आपका बॉडी डिस्प्लेस हो चुका है, और आपकी बॉडी ने लेट्स सपोज कितना डिस्प्लेसमेंट किया, s डिस्प्लेसमेंट। So F is the force acting on a body to just overcome the friction to displace it by displacement S। आप उसे कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, S दे रहे हो,
ओके, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो वर्क डन का फॉर्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू एस। तो चलिए काइनेटिक निकालते हैं। तो सिंस फॉर बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम, तो बॉडी का जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है उसे ध्यान में दो। मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? आर किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को। सो r इज इक्वल टू mg cos थीटा है। यहाँ पे r और mg cos थीटा बैलेंस है। ओके, तो इस वजह से तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा की वजह से हम बॉडी को यहाँ पे इस वजह से ले रहे ना। अब एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि हमारे इस फोर्स का काम है फ्रिक्शन को ओवरकम करना। चलो वो अब तक बिल्कुल लग रहा था, बट इंक्लाइन सरफेस के आने की वजह से एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज और बन गई जो हमारे फ्रिक्शन को सपोर्ट कर रही थी, और वो थी mg sin थीटा। यानी लास्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस में हमने जो फोर्स लगाया वो न्यूमेरिकली काइनेटिक फ्रिक्शन के एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, जितना था उतना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स अगर आप राइट साइड में लगा रहे हो तो फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा है। अब यहां पे हम बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहते थे, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं हमारा काम है फ्रिक्शन को ओवरकम करना। अब देखो, फ्रिक्शन का मतलब समझिए। फ्रिक्शन का मतलब हम हमेशा स्मॉल f के इनको मानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन है क्या? फ्रिक्शन का एक्चुअल मीनिंग है अपोजिशन। वो चीज, जो भी चीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो वेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो वेट का कोई कंपोनेंट है, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता, या फिर वो फ्रिक्शन फोर्स ही है। जो भी फोर्स, कोई भी फोर्स अगर ऐसा हुआ जो आपके मोशन को अपोज करता है, वो फ्रिक्शन की ही कैटेगरी में जाएगा। इसका मतलब अब तक हमारा फोर्स जब हॉरिजॉन्टल में था तो वो केवल Fk को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। तो हम कहते थे अगर काइनेटिक 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। बट इस बार काइनेटिक अगर 2 है और mg sin थीटा 1 है तो हमारे फोर्स को 3 होना चाहिए। बात को समझिए, क्योंकि इस बार काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ साथ mg sin थीटा भी एक ऐसा फोर्स का हिस्सा बन गया है जो आपके मोशन को अपोज करेगा, यानी हम इसे भी अपोजिशन की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो हम सीधी सी बात है, पहले बॉडी को वर्टिकल इक्विलिब्रियम किया, अब हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, देखो फिर से, इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी स्टेबल होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे इस पॉइंट को कंफ्यूज में ले जाते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी रेस्ट पे, बहुत ज्यादा बच्चे इस बात को ऐसे समझते हैं। जरूरी नहीं कि बॉडी जब इक्विलिब्रियम में हो तो रेस्ट में। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और अगर किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट पे ही रहेगी। क्या पता बॉडी पहले से ही मोशन में हो और अभी भी नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगेगा कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी, अगर नेट फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो, यानी एक्सटर्नल का जो नेट है वो 0 है। तो जरूरी नहीं कि जब नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी रेस्ट पे ही रखी जाए, बॉडी मोशन में भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारी बॉडी मोशन में है, बट कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब नेट इफेक्ट 0 है। अगर नेट फोर्स लग रहा होता तो बॉडी कुछ ना कुछ या तो एक्सेलरेट कर रही होती या डीएक्सेलरेट, कुछ ना कुछ तो हो रहा होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बॉडी दोनों कंडीशंस में इक्विलिब्रियम है, वर्टिकल में भी है और हॉरिजॉन्टल में भी है। हॉरिजॉन्टल मतलब अलोंग दी सरफेस, चलो मैं इसे हॉरिजॉन्टल ना बोलते हुए अलोंग सरफेस इक्विलिब्रियम बोल देता हूँ। ठीक है, सरफेस के अलोंग। और अगर सरफेस के अलोंग है तो F इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? mg sin थीटा प्लस Fk। Got that point? ये हमारा फोर्स होना चाहिए। लास्ट केस में क्या था, अब मैं इस चीज को रब कर रहा हूं प्लीज। अगर आप एक बार हॉरिजॉन्टल को वापस से रिवाइज करो तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? F into S। बट ये F एग्जैक्टली वहां पे Fk के बराबर था, तो हमारा फॉर्मूला सिंपल बन गया।
इस बार f कुछ और है, वो हमें अब काम करना पड़ेगा। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। दिस इज योर इक्वेशन 1। तो और f इज इक्वल टू क्या बना, mg sin थीटा प्लस fk, और fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू r होता है, इट इज म्यू के इंटू r। और r की वैल्यू क्या आई थी, mg cos थीटा, thus f is equal to mg sin theta plus mu k mg cos theta, and what is the common, so total force कितना लगाना पड़ेगा, mg sin theta plus mu k cos theta। हमें टोटल इतना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से। समझ गए बात को? तो बताइए वर्क डन। सो दस वर्क डन, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, केवल फ्रिक्शन यानी अपोजिशन को खत्म करना है। और इस बार अपोजिशन में बॉडी के पास फ्रिक्शन के साथ साथ mg sin थीटा भी है। mg sin थीटा भी fk यानी फ्रिक्शन की पार्टी में जाके बैठ गया, बोला चलो हम भी अपोज करेंगे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं इंक्लाइंड सरफेस पे mg sin थीटा हमेशा यही लगेगा। ओके, बट इस बार हमारा मोशन ऊपर की तरफ था, तो ये हमारे खिलाफ ही हो गया, और जो हमारे खिलाफ वो हमारा अपोजिशन। सिंपल सी बात है। तो इस बार हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट हॉरिजॉन्टल में वो फोर्स केवल fk के बराबर था, क्योंकि इधर कुछ और लग ही नहीं रहा था। बट इस बार ये दोनों है, और दोनों को ऐड करने के बाद ये कंपोनेंट आया, ये रिजल्ट आया। तो नेट वर्क डन टू मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी कितना, mg sin थीटा प्लस म्यू k cos थीटा into s। this is the total amount of work done to move a body, or to you can say slide a body on a inclined surface in upward direction। बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने के लिए आपको इतना वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, क्योंकि अगेंस्ट द फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन तो है, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं mg sin थीटा भी है, वो भी हमारे खिलाफ खड़ा है। और जो एक बार खिलाफ हो गया मोशन के, वो सारे फ्रिक्शन की कैटेगरी में जाके पटक देंगे हमसे। गॉट दैट पॉइंट? यानी इस बार आपको वर्क डन Fk के साथ यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के खिलाफ तो करना ही करना वर्क डन है, बट mg sin थीटा के खिलाफ भी करना है, इसलिए वो mg sin थीटा का चीज भी यहाँ पे ऐड हो गया। गॉट दैट पॉइंट? दिस इज आवर सेकंड केस, फर्स्ट पार्ट, व्हेन द बॉडी इज ओवर द इंक्लाइंड सरफेस बट मूविंग अपवर्ड। गॉट इट? चलिए अब इस बॉडी को अलग डायरेक्शन में ले आते हैं, दैट केस 2 का बी पार्ट इंक्लाइंड सरफेस पे है बट डाउनवर्ड मोशन। तो इस बार बॉडी को कहां ले, डाउनवर्ड में। सो आई एम गोइंग टू चेंज द डायग्राम, क्योंकि सब कुछ चेंज हो जाएगा इस बार। तो चलिए डायग्राम को ले लेते हैं। सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस, वी हैव अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हियर, ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस वी हैव इंक्लाइंड सरफेस। हमारे पास हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस व्हिच इज एट एंगल ऑफ थीटा। ओके, वी हैव वन बॉडी, हमारे पास हमारा बॉडी है। इस बार थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं, क्योंकि इस बार इसे नीचे लेके आना है, ऑफ मास m। सो लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m ओवर द इंक्लाइंड सरफेस एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, इस बार फिर वही बात बेटा, नीचे क्या लगने वाला है, वेट इज इक्वल टू mg। यहां क्या लगेगा आपका, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एंगल भी आपका थीटा, तो ये आपका क्या बना, mg cos थीटा, और यहां पे mg sin थीटा। यानी सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूं कि जब भी बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पे आएगी, तो ये फॉर्मेट तो आपको बनाना ही बनाना है, और इसके लिए प्रिपरेशन कर लो। जब भी बोला ना बॉडी इंक्लाइंड पे, तो अपना ये चीज तो पहले ही बांट लो। अब देखिए, इस बार बॉडी को हमें डाउनवर्ड मोशन में लेके आना है, यानी इस बार जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि हम उसे डाउनवर्ड लेके आना चाहते हैं। ओके, और वो आपके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, और फ्रिक्शन डेफिनेटली पीछे। ओके, तो इस बार भी हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन जीरो हो, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आए, नीचे आएंगे, बट कौन सी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। एंड लेट्स सपोज हम लोग नीचे आ गए यहां तक, एंड लेट्स सपोज वी कवर्ड हाउ मच, वी कवर्ड s डिस्प्लेसमेंट।
सो दिस F इज द फोर्स एक्टिंग, इस बार फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। F इज द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड टू जस्ट ओवरकम द फ्रिक्शन बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर भाई वर्टिकल कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे तो R इज इक्वल टू mg cos थीटा, बट इस बार हम लोग बैलेंस करेंगे किसको, वी आर गोइंग टू बैलेंस अलोंग दी सरफेस। तो सरफेस के अलोंग आ जाइए, तो सरफेस के अलोंग नीचे क्या लग रहा है, F और mg sin थीटा, और ऊपर क्या लग रहा है, Ft। और सिंस इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन या तो ऐसे समझो, नहीं तो आप जैसे इक्वेशन बनाते थे ना, this minus this is equal to mass into acceleration, डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये वहां जाके इक्वल हो जाएगा, बात तो वही है। तो अलोंग द सरफेस अगर इक्विलिब्रियम में जाना है तो इस बार इक्वेशन कुछ और बनेगा, तो इस बार नीचे की तरफ, यानी इस बार जो mg sin थीटा है वो आपके फोर्स के साथ काम कर रहा है, इस बार वो फ्रिक्शन के साथ नहीं, इस बार वो फोर्स यानी मोशन के सपोर्ट में है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, F के इक्वल। तो यहां से हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, F इज इक्वल टू एफ के माइनस mg sin थीटा। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन माइनस जो भी mg sin थीटा है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले से ही लग रहा है, तो हमें केवल इतना फोर्स लगाना है। अब सिंस ये तो आप जानते हैं, सिंस एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, तो F इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर माइनस mg sin थीटा, और R किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, सो इट वुड बी m म्यू के mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg कॉमन, म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स that we have to applied to slide a body over an inclined surface downward with a constant velocity। अगर किसी भी बॉडी को नीचे स्लाइड करना है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हमें इतना फोर्स उस पे लगाना पड़ेगा। तो बताइए वर्क डन कितना होगा, सो thus वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वल टू mg म्यू के cos थीटा माइनस sin थीटा। This is the amount of work आपको जो incline downward में करना पड़ेगा। upward में कितना वर्क डन आया था, so during the upward the work done was mg mu k cos theta plus sin theta, वहां पे प्लस sin theta और यहाँ पे माइनस sin theta। तो डेफिनेटली अपवर्ड में जाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा एज कंपैरिजन टू डाउनवर्ड। ये बात आपको समझना है कि नीचे लाने में किसी भी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से काम कम करना पड़ता है एज कंपैरिजन टू उसे ऊपर धक्का लगाने में, ये तो कॉमन सी बात है, बस आज हमने उसे मैथमेटिकली और फॉर्मूला वाइज अपने सामने देखा। सो दिस इज द आवर टुडेज फर्स्ट लेक्चर, आज के लेक्चर का फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। गॉट दैट पॉइंट, वर्क डन हॉरिजॉन्टल पे और इंक्लाइन पे ऊपर और इंक्लाइन पे नीचे, क्लियर दैट पॉइंट। Okay. Now after discussing this work done, तो हम लोगों ने वर्क डन को फिनिश कर लिया। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यानी अगर बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं और बार बार इस पॉइंट को बोल रहा हूं कि ऑल दी वर्क डन जो हम लोगों ने अब तक जो वर्क डन निकाले, ऑल आर द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने भी वर्क डन है वो सारे बॉडी को मूव करने के लिए हैं, बट कैसे, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, मींस एक्सेलरेशन जीरो। डन, चलिए आफ्टर दिस वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सारे एक साथ ही आते हैं, तो इसलिए आज हम लोग अपने डेरिवेशंस पे ज्यादा वर्क करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज acceleration of body during slide down over inclined surface। अगर हम किसी भी बॉडी को इंक्लाइन सरफेस पे छोड़ देते हैं, तो लेट सपोज ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है
ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, ओके। एंड द इंक्लाइंड सरफेस इज एट एनी रैंडम एंगल थीटा, ओके। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर एक बॉडी को लेफ्ट कर दिया, ओके। थीटा एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, बात को समझना। थीटा मतलब कि आपका जो इंक्लाइंड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल पे है, दिस इज द मीनिंग ऑफ थीटा। और यहाँ पे मैं पहले ही स्पेसिफाई कर दूं, ये जो थीटा है ये कुछ ऐसा है कि ये एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है। उस थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ कंपेयर मत कीजिए, वो अलग चीज है, ओके। यहाँ पे बात ये है कि बॉडी यहाँ पे स्लाइड कर रही है खुद से, हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो डेफिनेटली अगर बॉडी स्लाइड कर रही है खुद से तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जहां पे बॉडी जस्ट मूव करना शुरू करता है, यानी वो अपनी मैक्सिमम स्टैटिक यानी लिमिटिंग के कंडीशन में होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो बॉडी यहाँ पे मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, इस बार वो मूव करेगा एक्सेलरेशन ए से, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा, ओके। यहाँ क्या लगेगा आपका वेट विच इज इक्वल टू mg, ये हमारा r, यहाँ पे हमारा mg cos थीटा, यहाँ पे हमारा mg sin थीटा, और पीछे की तरफ आपका फ्रिक्शन। सिंपल डन है। इस बार हम लोग बॉडी को नीचे की तरफ वर्क कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बॉडी भाई नीचे स्लाइड होती हुई आ रही है, और वो भी एक्सेलरेटेड मोशन में। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो व्हाट वी हैव assumption अगेन, फिर वही बेटा, लेट अस कंसीडर a body of mass m sliding down over what? Inclined surface, with acceleration small, ओके। तो ए एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रही है, तो हमें वही एक्सेलरेशन निकालना है। तो चलिए, सो दस टू स्टडी बॉडी, चलिए बॉडी को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो स्टडी करते हैं। सो फॉर वर्टिकल फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो वर्टिकल फोर्सेस तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ना तो बॉडी r की तरफ जा रही है ना बॉडी mg cos थीटा की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये दोनों तो बैलेंस है, यानी r इज एग्जैक्टली इक्वल टू mg cos थीटा। बट इस बार अलोंग द सरफेस कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार अलोंग द सरफेस बॉडी एक्सेलरेटेड है। तो दस फोर्सेस अलोंग द सरफेस, तो सरफेस के अलोंग फोर्सेस को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कि सरफेस के अलोंग हमारा कैसे लग रहा है। तो चलिए अगर हम काम करके देखें यहाँ पे, तो सरफेस के अलोंग हमारे पास बॉडी कहाँ गिर रही है? नीचे की तरफ, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, तो डेफिनेटली mg sin थीटा ज्यादा होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या बनेगा? mg sin थीटा माइनस fk should be equal to mass into acceleration। रिमेंबर, ऐसे ही तो पढ़ते थे किसी भी बॉडी का इक्वेशन बनाना। बस जिस तरफ मूव कर रही है उसे ज्यादा मान लेते हैं, तो डेफिनेटली mg sin थीटा fk से बड़ा होगा, तभी तो बॉडी नीचे आ रही है। अगर mg sin थीटा fk से लेस या इक्वल होता तो बॉडी नीचे एक्सेलरेट होती ही नहीं, ओके। तो इसका मतलब mg sin थीटा fk माइनस fk should be equal to ma। अब fk क्या होता है वो आप जानते हो, mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू r इज इक्वल टू ma। और यहां से हमारे पास r की वैल्यू हमारे पास है, सो बाय इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। व्हाट दैट पॉइंट? तो यहां से ma क्या आया? इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। m cancel with the m, so the acceleration of the body during it is sliding down over the inclined surface, जब वो inclined surface पे slide करेगा तो उसका acceleration कितना होगा? g
sin theta minus mu k cos theta. This should be the acceleration of the body. तो ये टॉपिक हमारे पुराने टॉपिक से अलग है, वो हम वहां पे हम लोग वर्क डन निकाल रहे थे ताकि हम लोग बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके जाए। इस बार एक जनरल कंडीशन है कि बॉडी को रखा इंक्लाइंड सरफेस पे और बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड होते हुए जा रही है। तो अगर वो नीचे स्लाइड कर रही है ए एक्सेलरेशन से, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग? तो स्लाइड करने का एक्सेलरेशन कितना होगा? g sin थीटा ब्रैकेट g ब्रैकेट sin थीटा minus mu k cos थीटा, where theta stands for what? Theta stands for angle made by horizontal surface and inclined surface, and mu k stands for coefficient of kinetic friction of the surface, जो कि डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सरफेस एंड द बॉडी जो कांटेक्ट में। Got that point? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो पहला टॉपिक हमारा वर्क डन था जिसमें हमने 3 सब केसेस किए, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड अप, इंक्लाइंड डाउन, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बॉडी को डाउनवर्ड स्लाइड कर रहे हैं। Got that point? Okay. Now with these 3 derivations I would like to discuss one more. तो आज के लेक्चर में एक और छोटी सी बात डिस्कस करेंगे, then we will finish out this lecture. हम अपने लेक्चर को फिर फिनिश करेंगे। Okay, and this topic, the next topic is, I know थोड़ा सा हम लोग फ्रीक्वेंटली चल रहे हैं, बट मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर हम पुराने लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, we would be easy. So the next topic related to the friction जो हम यहाँ पे इंक्लूड करना चाहेंगे, that is push or pull. So we heard about this word. हमने pushing और pulling के बारे में सुना है, that pushing anybody और pulling anybody, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आज यही है कि push और pull, which one is easier? Which one is easy? इनमें से कौन सा चीज आसान है? यानी किसी भी बॉडी को पुश करना इजी है या किसी भी बॉडी को पुल करना इजी है। ओके, और यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं एक लॉन रोलर का। लॉन रोलर, ओके, लॉन रोलर मींस जो मैदान में रोलर होता है ना, जैसे आप लोगों ने क्रिकेट पिच पे देखा होगा, दैट कि अगर हम पिच को हाईली प्रेशराइज करना चाहते हैं तो एक रोलर टाइप का आता है, आयरन का बहुत हैवी सा होता है। ओके, जैसे हमारे रोड रोलर्स होते हैं, रोड रोलर्स जो रोड बनाते टाइम उन चीजों को प्रेशराइज करते हैं, ऐसे ही हम लॉन रोलर की बात कर रहे हैं। तो लॉन रोलर देख लो या रोड रोलर देख लो। अब हम लोग उसी के एग्जांपल पे देखेंगे कि पुशिंग द लॉन रोलर इज इजियर और पुलिंग इज इजियर, कि किसी भी लॉन रोलर को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। ठीक है, और उसके बाद में आपके दिमाग में जितनी भी वैरायटी पुश और पुल की हो सकती है वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको पुल के बारे में करते हैं। ओके, लॉन रोलर, तो लेट्स सपोज वी हैव अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ओवर दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस वी हैव व्हाट? अ लॉन रोलर। हमारे पास एक रोलर है विद अ सर्कुलर जो कि हॉरिजॉन्टल पे। दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द हैंडल ऑफ द लॉन रोलर जो मैं आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं। सो दिस इज द हैंडल। तो ये हमारे पास लॉन रोलर है ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? व्हाट? द काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के, हम मान के चल रहे हैं। सो व्हाट वी आर कंसीडरिंग? Let us consider a lawn roller of mass small, okay, moving over surface having coefficient of kinetic friction, having coefficient of काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना माने? म्यू के। ओके, लेट एफ पुल, कौन सा फोर्स? पुल फोर्स। सो एफ पुल इज अप्लाइड टू मूव व्हाट? F pull is being applied to move the roller over the surface
over the surface with constant velocity। ठीक है, तो भाई मान लीजिए v वेलोसिटी से हम मूव करना चाहते हैं उसे, v वेलोसिटी से, तो उसके लिए मैं इस बार पुल का सहारा ले रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे अगर मैं पुल करना चाहता हूं, सो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, F पुल। ओके, तो अगर हम इस तरफ पुल करेंगे तो डेफिनेटली ये रोलर जो है वो आगे की तरफ जाएगा, बट कांस्टेंट वेलोसिटी से। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। नाउ डेफिनेटली बॉडी है, तो बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वेट विल बी गोइंग टू एक्ट इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट वर्टिकल डाउनवर्ड में लग रहा है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, डेफिनेटली वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर इज नॉर्मल रिएक्शन। नाउ देयर इज अ वन पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। दिस लाइन, ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइन। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लाइन है, और हम लोगों ने व्हाट वी आर डूइंग दैट, हम लोगों ने हैंडल को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल उठा के पुल किया है। तो डेफिनेटली रोलर को अगर आपको पुल करना है, तो आप हैंड को ऐसे रख के और पीछे की तरफ पुल करते हैं, आप ऐसे खींचते हैं, पुल करते हैं। तो हम लोग इसे इस तरीके से पुल कर रहे हैं। इट मींस द हैंडल इज एट थीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू horizontal. So F is the pull force applied to move the roller, and since handle is at theta angle with horizontal, okay, अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे थीटा एंगल के साथ पुल कर रहे हैं। ओके, कई बार कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है, सर हैंडल को एक काम करते हैं, बिल्कुल सामने लेके फिर खींचना शुरू करते हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम जनरल लॉन रोलर की बात कर रहे हैं या रोड रोलर की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो आपका हैंडल जो पिवट होता है, जो उसे पुल या पुश करता है, वो हैंडल थोड़ा सा अपलिफ्टेड होगा। तो अगर ये थीटा एंगल है, तो हमारे पुल फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, F पुल cos थीटा। ओके, F cos थीटा लिख देता हूं अभी के लिए, और ऊपर क्या होगा, F sin थीटा। डन। और सिंस पुल कर रहे हो तो आप आगे की तरफ जाओगे, तो डेफिनेटली इस तरफ आपका क्या लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरफ हमारे पास क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली अगर इधर पुल कर रहे हैं तो काइनेटिक उधर है, अगर आप ये हैंडल इधर बना के इधर पुल करते लेफ्ट की तरफ, तो काइनेटिक राइट की तरफ लगता है। तो चलिए स्टार्ट करना शुरू करते हैं। सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, कौन सा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, तो ऊपर क्या लग रहा है, R और F sin थीटा। सो R प्लस F पुल sin थीटा शुड बी इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर। जितना वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है उतना डाउनवर्ड, क्योंकि ये रोलर ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, आगे पीछे मूव हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस बैलेंस है। तो इसका मतलब यहां से हमें R की वैल्यू क्या मिलने वाली है, mg माइनस F sin थीटा। तो हमें यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल गई, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपके पास क्या मिलने वाली है, R इज इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा, जो कि हमारा वेट माइनस F sin थीटा। तो thus यहां से फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो thus फ्रिक्शन ड्यूरिंग पुल, तो पुल के दौरान फ्रिक्शन कितना होगा, तो इस फ्रिक्शन F के, इसे F के पुल लिख लेते हैं, फ्रिक्शन पुलिंग का है ना। तो F के क्या होता है, म्यू के इंटू R, और R हमारे पास आया है F के पुल इज इक्वल टू कितना, म्यू के इंटू mg माइनस F sin थीटा। सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमें पुल के टाइम में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमें करना पड़ेगा। हाँ, एक बात मैं आपके दिमाग में डाल देता हूं, अगर आप ये सोचे, अगर आप ये सोचे, नो सर हम इस हैंडल को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे लाके बिल्कुल सीधा खींचते हैं बॉडी को, बिल्कुल सीधा। तो अगर आप इसे बिल्कुल यहाँ पे लाके खींचते हो तो ये थीटा कितना हो गया, 0। और अगर थीटा 0 तो यहाँ पे रखे तो साइन 0 0, तो ये एलिमिनेटेड। तो यानी फिर पुल आपका म्यू के mg रहेगा। तो ये मैं बाद में बात करूंगा, अभी के लिए कुछ एंगल पे रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्या, पुल। डन।
नाउ द सेकेंड वी विल टॉक अबाउट दी पुश। हम लोग अब पुश के बारे में बात करने वाले हैं, तो एक बार इसको थोड़ा सा यहां से स्पेस यहां से निकाल लेते हैं। Okay, so we are going to talk about the second thing, and second thing is pushing the lawn roller. लॉन रोलर को पुश करते हैं, थोड़ा सा पुश करने जाते हैं उसे, ये देखते हैं कि अगर हम उसे पुश करते हैं तो हमारे पास क्या चीजें चेंजेस में आ जाते हैं। तो एक छोटा सा काम मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इस पूरे डाटा को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ बेटा, दोबारा से लिखिए, सो दैट वी कैन हैव द स्पेस, ताकि हम पुल और पुश को दोनों को एक तरफ जाएं। सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, एक बार वापस से देख लीजिए, एक बार रिवाइज ही हो जाएगा। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम r plus f sin theta should be equal to mg, और r is equal to mg minus f sin theta. Done? So thus friction during pull, पुल के दौरान फ्रिक्शन कितना है? So Fk is equal to mu k into r. So Fk is equal to mu k, r कितना है? mg minus f sin theta. So this is the kinetic friction during the pull. तो पुल का काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया हमारे पास। चलिए आप किसको पढ़ना शुरू करते हैं? चलिए आप पुश को स्टडी करना शुरू करते हैं, कि पुश के बारे में देखते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को पुश करते हैं, इसी लॉन रोलर को पुश करते हैं तो क्या होगा। सो अगेन वी हैव अ लॉन रोलर ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हमारा लॉन रोलर हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। डन? ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, इसका वेट होगा, वेट कहां पे एक्ट होने वाला है? वेट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊपर क्या लगेगा? रिएक्शन फोर्स। नाउ दिस टाइम अगेन हैंडल वैसे ही है जैसा हमारा पहले था, सो वी हैव द सेम हैंडल इन द सेम पोजीशन, तो वही हैंडल है और उसी पोजीशन में है। सो व्हेन आई एम सेइंग विद द पोजीशन, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द एंगल, मैं बात कर रहा हूं हैंडल के प्लेसमेंट की, एंगल की, तो एंगल अभी भी थीटा ही। बट इस बार जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो अंदर की तरफ है, एफ पुश, इस बार आप उसे पुश कर रहे हैं। ओके, तो जब आप इसे पुश करेंगे तो इसका मतलब आपका एफ इस तरफ लग रहा है, पुशिंग फोर्स। ओके, तो वही वाली बात है, हमने इस बार पुशिंग फोर्स इस तरफ लगा है, तो डेफिनेटली अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। और अगर अब इस एफ के कंपोनेंट तोड़े तो इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा, और नीचे क्या आएगा? एफ साइन थीटा। तो डेफिनेटली जब आप इस बॉडी को पुश करने वाले हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू पुश इन दिस मैनर, तो डेफिनेटली ये वाला बॉडी आगे की तरफ मूव करेगा। बट फिर वही बात, इस बार चलो हम लोग इसे भी फिर वही, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जाना है, और कितनी वेलोसिटी? जितनी पहले ही लेके जा रहे थे उतनी वेलोसिटी से। तो अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? Fk would be in right hand side, क्योंकि अगर ये लेफ्ट की तरफ जाएगा तो Fk राइट की तरफ। तो आई थिंक पुश का डायग्राम क्लियर। तो चलिए डाटा वही है, तो इस बार हम लोगों ने क्या लगाया? F पुश। सो F पुश is applied to move the roller, तो इस बार हमने पुश फोर्स लगाया रोलर को मूव करने के लिए। बट पहले वाले रोलर में और इस वाले रोलर में बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी है, जैसे दोनों रोलर सेम वेट के हैं, दोनों रोलर को आप एक ही सरफेस पे मूव करवा रहे हो, सो यू आर मूविंग और यू आर अलाउइंग बोथ द रोलर टू बी मूव ऑन द सेम सरफेस। And the most important thing which is common in both parts is the angle or the position of the handle, हैंडल का पकड़ने का तरीका। तो पुश करते टाइम भी और पुल करते टाइम भी दोनों केसेस में हमने हैंडल को थीटा एंगल पे ही होल्ड रखा है। तो चलिए बैलेंस करते हैं। सो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम करें, तो वर्टिकल अगर आप इक्विलिब्रियम लाते हो तो इस बार ऊपर क्या लग रहा है? r, और नीचे क्या लग रहा है? W, यानी mg प्लस f sin थीटा। क्लियर? सो r is equal to mg plus f sin थीटा, पर पहले क्या आया था? r is equal to mg minus f sin थीटा। तो चलिए काम करना शुरू करते हैं। सो thus friction during
व्हाट, पुश। तो फ्रिक्शन इस एफ के की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू आर, और पुश के टाइम में एफ के पुश के टाइम में आर कितना आ रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सो दिस इज योर एफ के पुश और ये हमारा एफ के पुल। सो अगर हम इसे इक्वेशन 1 देते हैं और इसे इक्वेशन 2, तो इसका मतलब अगर हम लोग सेम बॉडी को सेम पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक बार पुल करते हैं और एक बार पुश करते हैं, तो देखो फ्रिक्शन तो दोनों को लगेगा, बट पुल करते टाइम फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और पुश करते टाइम फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा। सिंस मैंने आपको कहा कि हम दोनों में बॉडी वही रख रहे हैं, तो म्यू के यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम है, एम यानी दोनों रोलर वही है तो मास भी वही है, एफ साइन थीटा थीटा भी वही है। बट पॉइंट ये है कि पुल के टाइम में वो नेगेटिव आया, पुश के टाइम में यहाँ पॉजिटिव आया, तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है, सो दस बाय 1 and 2 एफ के पुल इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुश, यानी पुल के टाइम फ्रिक्शन कम होगा पुश के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब पुल करते टाइम फ्रिक्शन कम लगेगा, और अगर पुल करते टाइम फ्रिक्शन कम लगेगा तो डेफिनेटली उसको मूव करना आसान है, यानी उसे अपोजिशन कम है, बट पुश करते टाइम फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। सो दस पुल इज easier than push, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कहेगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये ऐसे ही आता है, दैट पुल इज इजियर देन पुश, प्रूफ करके दिखाइए, और विच वन इज इजियर, पुलिंग और पुशिंग। क्लियर? सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। सो इन दिस लेक्चर वी इंक्लूडेड वर्क डन टू मूव अ बॉडी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, से मूव करने के लिए हम लोगों ने वर्क डन को स्टडी किया, और वहां से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आई, हमने उन चीजों को इंक्लूड किया, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड अपवर्ड, इंक्लाइंड डाउन, देन वी स्लाइड अ बॉडी ओवर द इंक्लाइंड सरफेस, तब उसका एक्सेलरेशन निकाला, एंड फाइनली हम लोगों ने बॉडी को पुश और पुल करने के बारे में भी किया। अब मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप में से कोई ज्यादा सोचते हुए थीटा को चेंज करने की कोशिश करता है, तो आई थिंक ये चीज सारा क्लियर है, डन है। सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, इसे नोट करेंगे। अब बस मैं आपसे वो मल्टीपल केस करता हूं जो कि कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाते हैं, और वो ये कि सर अगर इस हैंडल को हम लोग पोजीशन करके यहां ले आए, इफ द हैंडल इज हियर, तो थीटा कितना, 0। इस बार भी पुल ही कर रहे थे, अब मैं डायग्राम में चेंजेस कर रहा हूं, वो पहले वाला डायग्राम बना लेना, थीटा कितना, 0, और अगर थीटा 0 तो एफ के पुल कितना, म्यू के एम जी, केवल इतना है, क्योंकि साइन 0 0 हो गया। अब जब आप इसे पुश कर रहे हो, तो पुश करते टाइम भी अगर आप ये सोचो, नो सर मैं इस हैंडल को यहां पे लेके आता हूं और फिर मैं पुश करता हूं, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मैं पुश करता हूं, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में पुश करता हूं तो फिर भी थीटा 0, तो एफ के पुश म्यू के एम जी, फिर से वही साइन 0 0 और फिर बाकी कहानी। तो अब क्या समझ में आया कि इस बार फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पुश इज इक्वल टू द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द पुल। इसका मतलब इस बार आइदर या तो पुश कीजिए या फिर पुल कीजिए, दोनों फ्रिक्शन बराबर है। इसका मतलब इस बार नो वन इज इजी एंड नो वन इज हार्डर, इस बार ना तो कोई आसान है ना कोई हार्ड है, बट कब, जब थीटा 0 हो। तो आप इसे अपना मल्टीपल और हाईलाइटेड केस और नोट बना के लिख सकते हो, स्पेशल केस। तो यानी अगर आप किसी भी बॉडी को एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली या तो पुश करो या पुल करो, तब तो बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टली आप उसे पुश करो, आप उसे पुल करो, बात बराबर। बट अगर आपका हैंडल कुछ इंक्लाइंड पे है, जैसे रोलर पे होता है, तो लॉन रोलर हो गया, रोड रोलर, उसमें थोड़ा इंक्लाइंड होता है, मतलब जो फोर्स लगने का डायरेक्शन है थोड़ा ऊपर से आता है, और अगर वो थोड़ा और ऊपर से आएगा तो हमें फायदा मिलेगा, मतलब उस टाइम दोनों बराबर। अब एक और सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये कि सर फिर वो हम ऐसे बनाते ही क्यों हैं? सीधी सी बात है, हम ऐसा बनाते ही क्यों हैं? तो हम ऐसा इसलिए बनाते हैं। अब बेटा देखो ध्यान से, स्पेशल केस क्या था, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब देखो,
आपने लगाया हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो आपका पुल फोर्स क्या आया, म्यू के mg। पुश फोर्स भी इतना ही आया, तो पुल में भी उतना है, पुश में भी इतना है। बट अगर आप उसे पुल करते हो और वो भी कुछ एंगल पे, पुल करते हो वो भी कुछ एंगल पे, तो अगर आप पुल करोगे तो ये वाला हिस्सा म्यू के mg में से माइनस होगा, यानी पुल वाला जो फ्रिक्शन है वो इस म्यू के mg से भी छोटा चला जाएगा, उससे भी स्मॉल हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस समथिंग म्यू के mg माइनस एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब पुल करते टाइम ये चीज आसान होती है, बट अगर यही काम अगर पुश में लग दिया जाए तो ये तो हॉरिजॉन्टल वाले से भी ज्यादा है। तो इसलिए जब भी हम कभी भी रोलर बनाते हैं तो उसे पुल करना प्रेफर करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे रोलर देखे होंगे, आई नो आप लोगों ने देखा होगा कि रोड रोलर में पहले आगे वाला जो होता है वो सिलिंड्रिकल बहुत बड़ा होता है और पीछे दो लोहे के टायर्स होते हैं। तो मोस्टली जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो उसे आगे समझते, उसे फ्रंट समझते कि ये इंजन का फ्रंट है। हमेशा सब लोग वही मानते हैं क्योंकि इंजन उसी तरफ होता है, ड्राइवर का फेस भी उधर ही तरफ। बट अगर आपको रियलिटी बता दूं, वो फ्रंट है, बट जिस लोगों को नॉलेज के बारे में मालूम है और जो लोग उन्हें ऑपरेट करते हैं, तो ये एक सीधा सा फैक्ट है। वो क्या कि अगर आप उसे बेस्ट वे में खींचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरा फ्रिक्शन कम हो, मुझे फोर्स कम लगाना पड़े, मुझे वर्क डन कम करना पड़े, मुझे इंजन से एनर्जी कम खर्च करनी पड़े, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे उसका फ्रिक्शन कम से कम हो। तो ऐसे केस में हम लोग पुल करते हैं। बट अगर हम उसे पुश करेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। बट जब बात रोलर की आती है, किसकी आती है बेटा, रोलर की, तो रोलर का काम क्या है वो आपको थोड़ा सा समझना है। क्या काम है रोलर का? काम है जब आप उसे क्रिकेट पिच पे रोल करते हो, रोड के ऊपर रोल करते हो, ताकि आप रोड के जो पार्टिकल्स हैं, स्टोन्स हैं, वो थोड़े बाउंड हो जाए, नीचे की तरफ दबे, तो उनको पे दबाव लगाने के लिए फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए ताकि सरफेस और उसमें अच्छा तगड़े वाला फ्रिक्शन हो। तो उसके टाइम जब आपको बिल्कुल दबाना होता है तो उस टाइम वो जो सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, वो आगे की तरफ हो जाती है और हम उसे ऐसे धक्का मारते हैं, हम उसे पुश करते हैं ये तरीके से, तो उस टाइम फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है और नीचे दबाव ज्यादा बनता है, और जो आपका मिट्टी है, आपके स्टोन है, वो आपके रोड के अंदर थोड़े ज्यादा दबेंगे क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। पर जब हमें हल्का करना है फ्रिक्शन, तो हम उसे पुल करते हुए लेके जाएंगे, यानी हमें उसे खाली घुमाना है, कुछ और करना है। तो इसलिए इस बात को आपको याद रखना। आपने क्रिकेट पिच पे भी देखा होगा, ओके, मोस्ट ऑफ द लोग ध्यान नहीं देते, वो पीछे की तरफ खींच के हाथ ऐसे खींचते हुए लेके आते हैं। बट अगर दोनों के डिफरेंस को देखना है, तो अगर आप 2 राउंड पुश के लगाओ और 2 राउंड पुल के लगाओ, तो 2 राउंड जब आप पुश के लगाओगे, उसमें जो बाइंडिंग होगी, जो मिट्टी दबेगी, वो बहुत अच्छी दबेगी एज कंपैरिजन टू आप 2 राउंड पुल। क्यों? क्योंकि पुश में फ्रिक्शन ज्यादा है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लो, जहां पे आपको फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए वहां पे पुश करेंगे, जहां पे कम चाहिए वहां पे पुल। बट अगर आप उसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लेके रह रहे हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लगा रहे हो, उस टाइम चाहे पुल करो चाहे पुश करो, दोनों में बराबर है, फिर तो बराबर ही है। जैसे डोर के हैंडल को पुश करें या पुल करें, दोनों में बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। गॉट दैट पॉइंट? सो विद दैट नोट वी आर डन विद दिस फ्रिक्शन। वैसे फ्रिक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत नई वैरायटी ऑफ चीजें पढ़नी है, क्योंकि फ्रिक्शन में वैरायटी बहुत ज्यादा है। इसलिए सीबीएसई ने फ्रिक्शन से कोई चीज नहीं हटाई, वही चीज हटाई जो आपकी बेसिक थी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मोमेंटम। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और यहां तक ये सारे डेरिवेशन डन कीजिए, खत्म कीजिए। नो असाइनमेंट इन दिस लेक्चर, क्योंकि आप सारा थ्योरेटिकल था, तो सारे लेक्चर खत्म कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो प्लीज कंप्लीट इट एवरीवन। थैंक यू बेटा।